नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि ढाबा और रेस्टोरेंट के हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। खान पान के प्रतिष्ठानों की सघनता से जांच होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश भी दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खान पान के प्रतिष्ठानों की सघनता से जांच होगी और ढाबों और रेस्टोरेंट के हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। खान पान के प्रतिष्ठानों की सघनता से जांच होगी और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक जो भी आवश्यक होगा वो संशोधन भी किया जाएगा। इसका भी निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो ये बड़ा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो ढाबों और रेस्टोरेंट के हर कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी, उन सभी का वेरिफिकेशन होना चाहिए और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन के भी निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश सामने आया है, जहाँ पर उन्होंने ढाबों और रेस्टोरेंट के हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन करने को कहा है। खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी और खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है उसमें आवश्यक संशोधन भी करने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। आपको बता दें कि लगातार खाने पीने को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार शिकायतें आती रही हैं और जिस तरीके से जूस वाले से लेकर ढाबा वाले तक, ढाबा वाले से लेकर रेस्टोरेंट वाले तक, जिस तरीके से अभद्रता खाने पीने की चीज़ों के साथ की जा रही है, लगातार उन शिकायतों के आधार पर मुख्यमंत्री की तरफ से अब ये बड़ा आदेश और निर्देश सामने निकल कर आया है। आपको बता दें कि सावन के महीने में कांवड़ियों के समय में कुछ इसी तरीके का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया था, जहां पर यह साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो कांवड़ रूट पर जितने भी दुकानदार होंगे या ढाबा होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, उन सभी के मालिकों का संपूर्ण जानकारी उनके ढाबों के बाहर लिखे होने चाहिए। इसके बाद बड़ा बवाल हुआ था और अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया है कि खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जाए, वहां पर जितने भी कर्मचारी हैं उनका बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए और जरूरत पड़े तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन किया जाए। इसका भी निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो बड़ा आदेश और निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से। ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान, जितने भी खान पान की चीजें हैं जहां पर लोग खान पान करते हैं, वहां पर प्रतिष्ठानों की जांच की जाए और वहां पर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। क्योंकि लगातार जो इन दिनों तस्वीरें वायरल हुई, वीडियो वायरल हुए, उनके आधार पर यह देखा गया कि किस तरह से खाने पीने की चीजों में फुहारता बरती गई और किस तरीके से खाने पीने की चीजों के साथ अभद्रता की गई। और ये शिकायतें लगातार तमाम जिलों से ये खबरें निकल कर आई और इसके आधार पर अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने इस मामले में यू टर्न लेते हुए बड़ा आदेश दिया है और ये इस बार मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश ये भी दिया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ा निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है, ढाबों और रेस्टोरेंट के हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए और अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। तो खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच होनी चाहिए और ढाबों, रेस्टोरेंट और इस खबर पर हमारे साथ दिनेश शर्मा, राज्यसभा सांसद, हमारे साथ बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद जी। दिनेश जी, मुख्यमंत्री की तरफ से ये जो आदेश दिया गया है कि खान पान के जो प्रतिष्ठान हैं इनकी जांच होनी चाहिए
और पूरी तरीके से खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी संशोधन किया जाना चाहिए। इस आदेश और निर्देश को किस तरह से देखते हैं आप? जो सेफ्टी से संबंधित जो प्रिकॉशंस थे उसमें एक धारा इसकी भी दी है कि उनकी सतत जांच होनी चाहिए। और ये योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से मिठाइयों के वहाँ खोए की जांच, तेल की जांच, घी की जांच, ये समय समय पर जो खाद्य विभाग है वो करता आता है। अब इसमें एक चीज इन्होंने और जोड़ी, अच्छी स्वागत योग कदम है कि काम करने वालों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वैसे भी श्रमिक एक तो यही कहता है कि जो भी श्रम करने वाले लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ कि जो विधिक प्रक्रिया थी उसको पूरा करने का आदेश आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है। नहीं दिनेश जी, ये आपको याद होगा कि सावन के महीने में कांवड़ के समय में जब इस तरीके के मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिए गए तो विपक्ष इस पे बड़ा हंगामा किया था कि आप इस तरीके से कैसे किसी से उसकी जाति और धर्म पूछ सकते हैं इसको लेकर। तो आपको नहीं लगता है कि इस पूरे आदेश और निर्देश के बाद एक बार फिर विपक्ष आप पर हमलावर हो सकता है? विपक्षी एक बड़ी नेता मथुरा के पेड़े पे आरोप लगा रहे थे तो उनको तो खुश होना चाहिए। तो ये जनता के प्रति जवाबदेही है सरकार की। हाँ। जनता को शुद्ध और अच्छी चीज मिले, खासतौर से जो धार्मिक आस्था है उसका सम्मान हो सके, ये नैतिक दायित्व है सरकार का। नहीं दिनेश जी, लगातार जिस तरीके से तमाम जिलों से शिकायतें भी आ रही थी कि किस तरह से खान पान की चीजों के साथ अभद्रता की जा रही थी और तस्वीरें भी हमने देखी, क्या इस आधार पर और कल जब सांसद डिंपल यादव ने पेड़े को लेकर कहा तो एक मौका और भी मिल गया इस तरीके की चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए? नहीं, देखिए किसी के कहने से योगी जी नहीं चलते हैं। योगी जी और बीजेपी के जो शासन है वो स्वतः से संचालित होते हैं जनता के हित चिंतन में। इसलिए ये प्रक्रिया पहले से उन्होंने शुरू करी थी। जब विपक्ष को पता चला तो उन्होंने यही बयान दिया। ये पहले से हर साल होली, दिवाली, उसके पहले भी आप भैया दूज, रक्षाबंधन के पहले मिष्ठानों पे उसमें सघन जो है जांच होती है खाद्य पदार्थों की। नहीं दिनेश जी, निहित भाव यह होता है कि व्यापारियों का शोषण नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, अनावश्यक व्यापारियों का परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ये भाव सरकार के उसमें रहता है तो सरकार उसका पालन भी करती है और जनता का संरक्षण भी करती है। हाँ दिनेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विधायक जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अखिलेश जी, जिस तरीके से खान पान के प्रतिष्ठानों की अब जांच की जाएगी, सुरक्षा अधिनियम में बदलाव किया जाएगा, मुख्यमंत्री का यह आदेश किस तरह से देखते हैं आप? हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर बहाना है, असल नियत तो दूसरी है। ये रेस्टोरेंट और छोटी मोटी खान पान की दुकानों पर काम करने वाले लोगों के बारे में कभी मुख्यमंत्री जी गंभीरता से सोचते हैं कि आखिरकार ये लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? इस उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। रोजगार का, रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। तब ये पढ़े लिखे लड़के जाकर के रेस्टोरेंट या होटल पे काम करते हैं। तो अखिलेश जी, आपको नहीं लगता है कि किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में काम करने वाले का वेरिफिकेशन पुलिस के पास होना चाहिए? पुलिस के पास बिल्कुल वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो वही बात तो मुख्यमंत्री के आदेश में है, निर्देश में है। नहीं, मुख्यमंत्री के आदेश से और वेरिफिकेशन में अंतर है। आप गए होंगे, हर होटल वाले और रेस्टोरेंट वाले जिन लड़कों को अपने यहाँ काम करने के लिए रखते हैं उनका पूरा पता रखते हैं, आधार कार्ड जमा करते हैं। तो असल मकसद तो लोगों को तंग करना है। मुख्यमंत्री का मकसद कोई सुरक्षित रखना थोड़े है, लोगों को सुरक्षा देना। इनका हर मकसद तानाशाही से भरा हुआ है और प्रदेश के अंदर इस समय इनकी तानाशाही के चलते जनता ट्राई कर रही है। हाँ, ठीक है अखिलेश जी, ठीक है अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि आप असल मकसद पूरी तरीके से परेशान करना चाहते हैं। ठीक है, तो दिनेश शर्मा जी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अखिलेश जी, पता है क्या, अब अभी हमारे साथ दिनेश शर्मा जी जुड़े थे, सांसद है बीजेपी के। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरीके की आपत्ति थी तो डिंपल यादव ने भी, जो सांसद है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने भी तो मथुरा में पेड़ों की शिकायत की थी, तो क्या उस तरीके से भी उसको देखा जाना चाहिए? सवाल इस बात का है कि रजिस्ट्रेशन कराने से पेड़ों में या खान पान के सामानों में मिलावटी चीजें खत्म हो जाएंगी। आखिरकार ये मिलावटें पैदा कौन कर रहा है? तो ये आखिरकार ये जो हमारा खाद्य सुरक्षा विभाग है वो क्या काम कर रहा है, कहाँ है, क्यों सोया है? और जिस तरीके की चीजें बाहर निकल रही हैं
प्रसाद के लड्डू में और तमाम चीजों में, यह तो सरकार के लिए बड़ा खेदजनक है और शर्मिंदगी का मसला है। नहीं तो सरकार को उसका, अखिलेश जी पता है क्या, अब सरकार, बीजेपी सरकार वाले यही तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री का आदेश तो यही तो साफ दिखा रहा है कि खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है उसमें जो बदलाव करना है वो करो, ढाबों और रेस्टोरेंट में जितने भी कर्मचारी हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन करो। इसमें किसी के पेट में क्या दर्द हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें वायरल होता हुआ हमने देखा वो तो बड़ी अभद्रता है, मतलब बड़ी विभत्स तस्वीरें देखी हमने। खाद्य अधिनियम जितना है उतना अपने आप में पर्याप्त है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता क्या है? क्या इनके परिवर्तन करने से कोई व्यापारियों को न सुरक्षा मिलने वाली है, न खाद्य सामानों में मिलावट कम होने वाली है। अच्छा, असली जो मर्ज है उसको पकड़ना चाहिए। हाँ, ये कौन लोग हैं जो मिलावट करा रहे हैं? ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए बुधवार को मतदान होंगे। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें 3 जिले जम्मू डिवीजन में हैं और 3 जिले घाटी में शामिल हैं। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रमुख रविंदर रैना शामिल हैं। दूसरे चरण के चुनाव में करीब 2.5 मिलियन मतदाता यानी 2.5 मिलियन मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो वहीं चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए 3502 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 1056 शहरी और 2446 ग्रामीण क्षेत्र में मतदान केंद्र स्थापित किए गए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, कल दूसरे चरण की वोटिंग है और इसमें बड़े बड़े नामचीन चेहरे, कल उनके उम्मीदवार जो है उनका फैसला होगा, वोटर उनके किस्मत का फैसला करेंगे। सवाल ये कि क्या कुछ तैयारी और पूरी तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे चुनाव में, दूसरे चरण वाले में? नहीं, बिल्कुल शुभम, यहाँ पर 10 सालों में चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है और अब की बार वहाँ की जनता भी चाहती है कि कुछ ना कुछ बदलाव अब की बार जरूर हो। तो सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और दूसरे चरण का जो चुनाव होना है उसमें सबसे मुख्य चेहरे उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, वहां पर दोनों के बीच जो दोनों की सीटों पर ही निगाहें बनी हुई हैं। हालांकि रविंद्र रैना 2014 में चुनाव जीत चुके हैं, उन्होंने सुरेंद्र चौधरी को मात दी थी और दोबारा भी अब की बार भी उनके सामने सुरेंद्र चौधरी मैदान में है। एक सीट तो ये, दूसरी उमर अब्दुल्ला की सीट है और उमर अब्दुल्ला की सीट पर भी सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि 10 सालों बाद विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं और कई तरह के परिवर्तन अब की बार किए भी गए हैं। जो हर बार वहां पर 6 साल का कार्यकाल होता था, अब की बार 5 साल का कार्यकाल रहेगा। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी वहां पर कई तरह की बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर चुनाव रैलियों को संबोधित करते हुए वहां की सभी पार्टियों पर निशाना साधा और खास तौर पर जो परिवारवाद वाली पार्टियां होती है उनको लेकर अमित शाह ने वहां पर काफी ज्यादा निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पहले पार्टियां थी, जिनकी सरकार थी, उन्होंने युवाओं के हाथों में पत्थर पकड़ाए, उन्होंने लोगों को आतंकवादी बनाया। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। अब की बार बीजेपी की सरकार यहां पर बनेगी। वहीं नरेंद्र मोदी ने भी कई तरह की बातें वहां पर कही थी। जब प्रधानमंत्री ने वहां पर जनसभा की थी तो वहां पर लोगों का रुख कुछ अलग ही था। हालांकि राहुल गांधी ने जरूर वहां पर नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर हमला जरूर किया। उन्होंने कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो विवादित हो सकते थे। उन्होंने वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि अब फिलहाल 56 इंच का जो सीना था वो दिखाई नहीं दे रहा। तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 को लेकर खींचतान के बीच विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इसका समर्थन कर रहे हैं। वीएचपी के संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन कहते हैं वक्फ के नाम पर खुली लूट हुई है, जिसे हमने सिर्फ हिंदू समाज के खिलाफ बल्कि मुस्लिम समाज और देश की संपत्ति के खिलाफ भी सबसे बड़ी संवैधानिक डकैती कह सकते हैं। यह संवैधानिक आवरण अनुमति देता है।
तो वहीं फर्रुखाबाद के सदर तहसील के भवन में दरारें आने के बाद जिस वक्त उसे खाली कराया जा रहा था उसी समय 200 मीटर दूर नगर पालिका में 2 करोड़ रुपए से बनकर तैयार भवन की दीवारों में कई जगह दरारें आई। रविवार रात से ही कार्यदायी संस्था से दरारों को प्लास्टर करके रंगाई का काम भी करवा दिया गया। रातों रात हुए काम की लोगों में खासी चर्चा रही। नगर पालिका परिषद का दफ्तर ब्रिटिश शासन काल से पुराने भवन में चल रहा था। 2 साल पहले करीब 2 करोड़ रुपए से नए निर्माण भवन का निर्माण शुरू करवाया गया था। ये देखिए तो अगली खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान आरोग्य वार्षिक कार्यक्रम के तहत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ विधायक रमेश सिंह ने फीता काटकर किया, जिसमें 300 से अधिक मरीजों का निःशुल्क परीक्षण और दवा वितरित किया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रमेश सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए गए तमाम उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और अपना स्वास्थ्य चेकअप भी करवाया। तो खबर फतेहपुर से है, जहां परिजनों की डांट से नाराज लड़की ने फांसी लगा ली। आपको बता दें कि कमरे के अंदर फंसे फंदे से लटकती युवती का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। पूरा मामला थरियाव थाना के चक बरारी बिलंदा का बताया जा रहा है। वही खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ सिटी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला प्यूराबुद्दीन में एक हैंडलूम फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को चपेटे में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं कानपुर के रनिया थाना क्षेत्र के खनचंद्रपुर रोड स्थित आरपीआई पॉलीपैक फैक्ट्री में हुए अग्निकांड में जलकर 6 मजदूरों की मौत के मामले में अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है पूरा ये मामला। और 6 श्रमिकों की मौत पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अस्पताल में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और यूपी सरकार और जिला प्रशासन में दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच की पीड़ित परिवारों को त्वरित मुआवजा पहुंचाने का अनुरोध भी किया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी मृतक मजदूरों के परिवारजनों से मुलाकात की थी। तो वहीं सुल्तानपुर डकैती कांड का इनामी बदमाश का शव घर से अंतिम संस्कार के लिए निकला और वहीं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे गांव के लोगों की मानी जाए तो अनुज प्रताप सिंह बहुत ही सरल और सीधा साधा व्यक्ति था। उसका पूरा परिवार बहुत शिक्षित है। गांव में किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ है। सिर्फ सूरत शहर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जो कि हाईकोर्ट से जमानत के बाद बाहर आया था और अपने मुकदमे के पैरवी को लेकर सूरत में रहता था। सरकार को जब किसी कानून पर भरोसा नहीं तो कोर्ट कचहरी को बंद करवा देना चाहिए। तो अंतिम संस्कार में शामिल हुए गांव के लोग और सुल्तानपुर डकैती कांड का यह पूरा मामला है और बदमाश का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, जहां पर अंतिम संस्कार में शामिल हुए गांव के लोग और उनका यह कहना था कि वो बहुत सीधा साधा लड़का था और किसी भी तरह का कोई भी मामला उस पर नहीं दर्ज था। तो बदमाश का शव अंतिम संस्कार के लिए निकाला गया, जहां पर लोगों का यह कहना था कि अगर सरकार को
यकीन ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है न्याय व्यवस्था पर, तो फिर न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। तो वहीं रोहतास में सेना भर्ती की फिजिकल तैयारी कर रहे 3 युवकों को ट्रक के रोदने से 2 की मौत हो गई, जबकि 1 घायल है। घटना सासाराम आरा मुख्य पक्ष के संजोली थाना क्षेत्र का है। घायल युवक की हालत गंभीर है, जिसका फिलहाल इलाज जारी है। घटना में आक्रोशित लोगों ने सासाराम आरा पथ पर शव के साथ सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। बताया गया कि प्रतिदिन की तरह युवकों की टोली सेना में भर्ती के लिए फिजिकल तैयारी कर रहे थे, तभी अनियंत्रित एक ट्रक ने रौंदते हुए वहां से गुजर गया। वहीं प्रेमी जोड़े के बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई करने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मौके पर दिख रही है और औरंगाबाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ग्रामीणों द्वारा प्रेमी जोड़े को बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की जा रही है। वायरल वीडियो नवीन नगर प्रखंड के बडेम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर बडेम पुलिस घटनास्थल पहुंचकर प्रेमी जोड़े को मुक्त कराकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो वहीं मुंगेर में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के बीच बाढ़ के पानी में बच्चों और युवाओं को मौज मस्ती काफी भारी पड़ रहा है। ये मस्ती उनके जीवन के लिए काल बनता जा रहा है। ताजा मामले में एक बरियारपुर खड़गपुर सड़क मार्ग स्थित साधु बाबा स्थान के ये घटना है, जहां 2 छात्र बाढ़ के पानी में डूब गए। दूसरी ओर कासिम बाजार क्षेत्र के अंतर्गत गंगा घाट पर 2 दोस्त गंगा स्नान कर रहे थे, जिसमें एक तेज धार में बह गया और एक को बचा लिया गया। गोताखोरों के द्वारा गंगा में डूबे बच्चों और युवक की खोजबीन जारी है। जगह मामला यही है कि नहाने के लिए वो आए थे 2 लड़का। एक लड़का ढाल पकड़ लिया और एक। वहीं मुंगेर में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति सहित राहत और बचाव कार्य को लेकर एलजेपी नेता दुर्गेश कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर राहत और बचाव कार्य का जायजा भी लिया। जिला पदाधिकारी सहित आला अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित को हर संभव मदद करने की अपील भी की। ये जिला बरियारपुर प्रखंड होने से सबको जो है राशन वगैरह। तो वहीं बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह ने सदर अस्पताल सासाराम में आयुष्मान कार्ड विशेष अभियान शुरुआत की। एमएलसी निवेदिता सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास और सबका ख्याल रखते हैं, इसलिए अब आयुष्मान कार्ड वैसे लोगों को भी मिलेगा और उनका बनेगा जिन पुरुष की आयु 70 वर्ष और जिन महिला की उम्र 60 वर्ष हो गई है। राशन कार्ड नहीं होने पर भी आयुष्मान कार्ड के लिए वैसे छोटे लोगों का रजिस्ट्रेशन विशेष अभियान के तहत किया जाएगा। इसको लेकर 23 से 25 सितंबर तक विशेष अभियान के तहत कार्ड बनाने का काम शुरू किया गया है और सदर अस्पताल सासाराम में आज इस अभियान की शुरुआत की गई। तो वहीं मुंगेर के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शेरपुर में 19 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आनन फानन में खून से लथपथ युवक को परिजनों द्वारा सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पड़ोस के ही रहने वाले युवक पर भूमि विवाद में हत्या की आशंका जताई। युवक ने पिता की हत्या 4 साल पहले गोली मारकर कर दी गई थी और घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पहुंचकर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।